नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हो सकता है आपको यकीन ना हो, पर ज़मीनी सच्चाई यह है कि इन दो नेताओं से जितना विपक्ष परेशान है, आज की तारीख में इनकी पार्टी के बहुत से नेता भी इनसे परेशान हैं। और सच ये भी है कि दिन ब दिन मोदी और शाह भले ही मजबूत हो रहे हों, लेकिन पार्टी में, बीजेपी में पहली बार बगावत के लक्षण साफ दिख रहे हैं और रोज कोई ना कोई बागी चेहरा इस बगावत के धुएं से उभरता हुआ सामने दिखता है। अब चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान हो या फिर एक नया चेहरा जो आज सामने आया है, ओम माथुर, आरएसएस के प्रचारक और बीजेपी के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, यूपी जीतने वाले, महाराष्ट्र जीतने वाले और अभी अभी छत्तीसगढ़ जीतने वाले ओम माथुर, द न्यू फेस। अब इससे पहले कि मैं ओम माथुर पर आऊं, योगी आदित्यनाथ पर आऊं, बगावत पर आऊं, पर्दे के पीछे के खेल पर आऊं, मैं चाहता हूं कि अमित शाह का वो बयान आप ज़रूर सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 राज्यों की ये जो जीत हुई है, ये जो छत्तीसगढ़ जीता है, ये जो मध्य प्रदेश जीता है, ये जो राजस्थान जीता है, ये कोई शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा की जीत नहीं है। ये जीत दरअसल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत है। अमित शाह कह रहे हैं सिर्फ मोदी की जीत है। सुनिए जरा। कभी मेरा चश्मा लेकर ढूंढ लो तो मालूम पड़ जाएगा, जीत का एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र। अब गुजरात लॉबी के चाणक्य बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि जीत का कारण सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी। और ये जो ओम माथुर हैं, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, सीनियर मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ जीते हैं हम, तो ये सामूहिक प्रयास है। छत्तीसगढ़ विजय सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास का मतलब सबकी जीत है, एक की जीत नहीं है, किसी मोदी और शाह की जीत नहीं है, ये सबकी जीत है। और चौंकाने वाली बात है कि जब वो ये ट्वीट कर रहे हैं, जब ये पैगाम दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं ओम माथुर, तो फोटो मोदी की नहीं लगा रहे, योगी जी की फोटो लगा रहे हैं। एक तरफ योगी हैं, ओम माथुर हैं, और ऊपर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ विजय सामूहिक प्रयास। अब दरअसल ओम माथुर, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए मोदी जी से नाराज़ हैं। हालांकि मोदी जी से एक समय उनके बड़े अच्छे संबंध थे। वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे ओम माथुर, और 2017 में जब समाजवादी पार्टी को हरा के पहली बार योगी मुख्यमंत्री बने, पहली बार उत्तर प्रदेश एक प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के हाथ में आया। यही वो शख्स था ओम माथुर, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। और इसी आदमी ने महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल करी। फडणवीस को खोजने वाले यही व्यक्ति था। और छत्तीसगढ़, जो बीजेपी हार रही थी, बाजी पलटने के पीछे ये थे, ये भी कह रहे हैं। तो इनकी ये नाराजगी है कि साहब, हमने पार्टी के लिए इतना कुछ किया और मोदी जी मुख्यमंत्री किसी को बना रहे हैं। और मोदी जी मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? किसी मोहन यादव को, किसी भजन लाल को, किसी खट्टर को, किसी दास को। मेरा चांस कब आएगा? और आएगा भी कि अब नहीं आएगा? और ये बात सिर्फ ओम माथुर की नहीं दोस्तों। ये ओम माथुर हालांकि कभी भी आरएसएस के जो प्रचारक हैं, जो बीजेपी में आते हैं, कैमरे पे कुछ नहीं बोलते, इशारों में बात करते हैं। और इशारों में ओम माथुर जो कह रहे हैं, दरअसल पार्टी के बहुत से नेता कह रहे हैं। उसमें सिर्फ गडकरी नहीं है, राजनाथ नहीं है, मेनका गांधी नहीं है, वरुण गांधी नहीं है, रविशंकर प्रसाद नहीं है, प्रकाश जावड़ेकर नहीं है, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं है, राजीव प्रताप रूडी नहीं है, शाहनवाज हुसैन नहीं। लंबी लिस्ट है। और ये जो लिस्ट है, ये लखनऊ में जाके रुकती है, जहां एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, ये भी नाराज है। और इत्तेफाक देखिए, योगी आदित्यनाथ और ओम माथुर आज की तारीख में पक्के दोस्त हो चुके हैं। अब दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी के बीच में रिश्ते आजकल बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है, तलवारें खींची हुई हैं। और जो मैं कुछ बता रहा हूँ, ये सीक्रेट नहीं रहा,
इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपन है। लखनऊ में सबको पता है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारे में, सत्ता के गलियारे में एक ही चर्चा है कि 36 का आंकड़ा है। तो ये खबर पुरानी, नई खबर ये है, या जो असली सवाल है वो ये है कि ये जो नाराज़गी है, ये नाराज़गी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के दिल में। अब मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि जो गुजरात लॉबी है वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ से किनारा किया जाए। कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव के मैदान में उतरवा दिया जाए। और जब योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे 2024 का, जीत सकते हैं, उनके काफ़ी चांसेस हैं गोरखपुर से। अगर वो जीतते हैं तो फिर अगली ट्रेन गोरखपुर से वो दिल्ली जाकर रुकेगी, गोरखपुर से लखनऊ नहीं आएंगे। गुजरात लॉबी ये चाहती, यानी कहीं ना कहीं किनारा कशी करना चाहती है योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ को 2024 में ही कुर्सी से उतारना चाहती है। एक ऐसा प्रयास जो 2021 से गुजरात लॉबी कर रही थी। अब योगी जी की नाराज़गी का दूसरा कारण, और दूसरा कारण भी बहुत ऑब्वियस है, बहुत साफ है। उनको ऐसा लगता है कि आजकल उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने खुला मोर्चा, पूरा मोर्चा खोल दिया है योगी आदित्यनाथ उनके पर, उनके लोगों पर खुलकर। बहुत सी मीटिंग हैं जब वो जाते नहीं, जहां पर योगी अगर उनको बुलाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य योगी की मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी श्योरिटी नहीं है। अब योगी जी को लगता है या उनके लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं उसके पीछे गुजरात लॉबी है। और केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी जी से मिलकर, अमित शाह से मिलकर हाल फिलहाल में इशारा भी कर दिया है। तो ये जो नाराज़गी है उसका एक कारण केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल रखा है योगी आदित्यनाथ पे। अब दोस्तों, जब कभी घर के भीतर लड़ाई होती है और घर वाले ही लड़ते हैं, अंतर्कलह बढ़ती है, भीतर घात होता है, तो अक्सर और ख़ासकर राजनीति में सामने वाला फ़ायदा ले जाता है। और इसी तरह का फ़ायदा आज जो बीजेपी यूपी में लड़ाई हो रही है, ये जो भीतर घात हो रही है, ये जो तलवारें खिंची हुई हैं, इस पर नज़र कई लोगों की है। और ये जितने भी लोग हैं ये सब इंडिया अलायंस के, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो जयंत चौधरी हों, निशाने पर ही नज़र है कि इस मौके का कैसे लाभ उठाया जा सकता है। अब वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और भारत जोड़ो यात्रा से पहले आजकल यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन प्लान ये नहीं है। असली प्लान ये है कि इस बार योगी आदित्यनाथ और शाह की लड़ाई के बीच में उत्तर प्रदेश की घेराबंदी की कोशिश हो रही है। मिसाल के तौर पर इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़े पॉलिटिकल दलित फेस मल्लिकार्जुन खड़गे, ये पहली बार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से चुनाव ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट से लड़ सकते हैं। सर्वे हो रहा है नगीना, जहाँ पर दलित भी हैं, जहाँ पर मुस्लिम भी हैं, जहाँ पर हर तरह का वोट बैंक है जो इंडिया अलायंस के पास है। इस सीट से इनको लड़ाने की तैयारी है। जयंत चौधरी हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से बागपत से या मथुरा से लड़ सकते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर आप थोड़ा सा आप यादव बेल्ट में आएँ तो वहाँ एक ज़ोरदार तैयारी डिम्पल यादव कर रही हैं जो सांसद हैं मैनपुरी से। इसके अलावा अगर आप आजमगढ़ जाएंगे तो वहाँ पर तैयारी जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, अम्बेडकर नगर से नीतीश कुमार लड़ सकते हैं और सुल्तानपुर से वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या वो भाजपा से चुनाव लड़ेंगे सुल्तानपुर से, या वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, इस पर सस्पेंस है। वरुण गांधी भी कुछ ना कुछ एक सरप्राइज आप कह सकते हैं दे सकते हैं मोदी को। तो इस तरह की जो घेराबंदी है उसके पीछे उद्देश्य ये है कि वो बीजेपी जो 2014 में 71 + 2 73 सीट लेके आई थी यूपी से, या फिर 2019 में 62 + 2 64 सीट लेके आई थी, आप कह सकते हैं कि यूपी को स्वीप करके झाड़ू लगा के जीत का सेहरा मोदी जी ने पहन लिया था। 2024 में अगर ये घेराबंदी रही,
ये बिसात बिछी हैवी वेट्स की इंडिया अलायंस की तरफ से, तो ये खबर मोदी और शाह के लिए वाकई अच्छी नहीं है। हो सकता है बीजेपी 70 से उतर के 60, 60 से उतर कर 50, 50 से भी नीचे ना चली जाए, और अगर 50 से नीचे जाती है तो 20-25 सीटों का नुकसान है, जिसकी भरपाई कहीं से दिख नहीं रही भाजपा को। अब कहने को मोदी और शाह ने फिर से टारगेट रखा है 300 पार, हालांकि गोदी मीडिया इसको 400 पार कर रही है, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी, और भी बहुत से मुद्दे हैं। और हम सिर्फ ये 3 राज्य देख रहे हैं कि जो हिंदी पट्टी या हिंदुत्व पट्टी जिसे बना दिया गया है, जहाँ बीजेपी जीतती चली आई है 20-25 सालों से, 20-25 वर्षों से। हकीकत यह है कि लोग कर्नाटक की हार भूल गए हैं, लोग बाई इलेक्शंस की हार भूल गए हैं, लोग तेलंगाना भूल गए, लोग हिमाचल प्रदेश भूल गए, लोग उत्तर प्रदेश के कई बाई इलेक्शंस भूल गए, मैनपुरी के, घोसी के कई चुनाव भूल गए लोग इस पिछले 6 महीने में। सच्चाई यह है कि एक टफ फाइट है, और इंडिया अलायंस जिसका वोट शेयर 62% से ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस बीच में जिस तरह से ये बगावत का धुआं दिख रहा है गुजरात लॉबी को लेकर, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ तलवारें खिंची हुई हैं, और पर्दे के पीछे जो तैयारी चल रही है, दोस्तों मुकाबला एक तरफा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास और यूपी का समीकरण समझते हैं। वो समीकरण जो 24 की हार और जीत शर्तिया तय कर सकता है। प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं कि भाजपा में हर बड़ा नेता नाराज है, हर बड़ा नेता जो है जैसे तिरछा हुआ बैठा हुआ हो गुजरात लॉबी से। अभी हम नाराजगी शिवराज सिंह चौहान की देख रहे थे, वसुंधरा जी की देख रहे थे नाराजगी, गडकरी और राजनाथ तो पहले से ही कहीं ना कहीं मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। अब हम देख रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी, ओम माथुर जो यूपी के प्रभारी थे 2017 का, जिन्होंने चुनाव जितवाया था, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, और छत्तीसगढ़ की जीत का सेहरा वो सब पर बांध रहे हैं। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि साहब जीत का कारण सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह कह रहे हैं। और ओम माथुर कह रहे हैं जीत का कारण सामूहिक है, इसमें योगी जी का भी हाथ लगा है, मेरा भी हाथ लगा है, इसमें मोदी जी का भी हाथ लगा है, आरएसएस का। तो ये जो एक तरह से मैं नाराजगी देख रहा हूं कि हर बड़ा नेता कहीं ना कहीं तिरछा है इस वक्त गुजरात लॉबी से। ये डॉक्टर साहब क्या है? देखिए दीपक जी, ओम माथुर जी आरएसएस से निकल करके आए, फिर तो मोदी जी के भी करीब रहे, गुजरात में भी प्रभारी रहे, वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उनकी खोज रहे, वहां चुनाव जिताया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वो उत्तर प्रदेश में प्रभारी हुए, 2017 की बड़ी विक्ट्री उन्होंने दी मोदी जी को गिफ्ट में, और अभी छत्तीसगढ़ में। लेकिन जो वो भाषा है, वो कह रहे हैं कि सामूहिक प्रयास है, और उसमें साथ योगी जी का फोटो जरा आप देखिए ट्वीट की जी, ये इस बात को रेखांकित करती है कि जिसे हम लोग बगावत की आग कह रहे थे, वो जो धुआं था, अब ये धुआं थोड़ा सा गुबार में तब्दील होने लगा है। जी नहीं, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब एक इनकी ओम माथुर जैसे कद्दावर नेता की एक ट्वीट और देखिए। ये 3 तारीख की ट्वीट है, जब जिस दिन नतीजे आए थे और छत्तीसगढ़ जिस दिन जीता था भाजपा ने, और उस दिन वो ट्वीट करके अपनी फोटो डाल रहे, मोदी जी की फोटो नहीं डाल रहे ओम माथुर साहब, और अपनी फोटो डाल के उनका ट्वीट है, असंभव कहते थे सब कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये जो रणनीति है ओम माथुर की थी छत्तीसगढ़ में, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो टकराव का आलम यह है कि शिवराज का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं मामा है इस जीत के पीछे, योगी का कहना है कि भाई योगी है तो यूपी है और उपयोगिता है। ये जो एक टकराव आप देख रहे हैं गुजरात लॉबी से, क्या ये टकराव बढ़ता देख रहे हैं आप? और इसका जो असर है, इसका जो धुआं है, ये आपको गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, दिल्ली हर जगह दिख रहा है क्या डॉक्टर साहब, लखनऊ में बैठ के? नहीं, डेफिनेटली ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और ओम माथुर जी ने जिस तरह से किया है ये ट्वीट, दोनों ट्वीट की आपने जिक्र किया, और वो जानते थे कि इस जीत के बाद श्रेय केवल मोदी जी को दिया जाएगा, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये सामूहिक प्रयास है, माने सिर्फ मोदी जी के करिश्मा से ये नहीं हो रहा है,
और ओम माथुर जिस कद के लीडर हैं, उनको क्या मिला है अब तक? क्या उन्हें उनकी मेहनत का कभी परिणाम मिला है? नहीं मिला है। और योगी जी के साथ उनकी फोटो है। योगी जी के बारे में तो हम लोग सुन रहे हैं 2021 से, अब गए कि तब गए। और योगी जी ने भी तब गए, बिल्कुल हर अब महीने गए आपको कि सुनाई डॉक्टर पड़ता है। साहब, ये अब गए और तब गए का मतलब तो बता दीजिए। इसका अब गए मतलब और ये तब गए, है कि अगर अगर आप उत्तर प्रदेश में हो और थोड़ा सा राजभवन के आसपास घूमे, तो आपको सरकारी हर बंगलों दूसरे में। बंगले में, हर दूसरे मंत्री के बंगले में आपको समझ में आएगा कि यहाँ तो को भवन बना हुआ है। अरे कोई बाप रे मंत्रा बाप। बैठी हुई है, कोई कैकई कहीं बैठी हुई है। तो हो क्या रहा है, और ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि ये आदमी अमित शाह का है कि योगी जी का है। लोग बात ऐसे करते हैं। ये जो सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में, ये इस बात को रेखांकित कर रही है कि गुजराती लॉबी लगातार उत्तर प्रदेश में शिकंजा कसना चाहती है। लेकिन डॉक्टर यहां एक चीज भी बताइए, जैसे आपकी किसी ब्यूरोक्रेट से बात हो रही है, तो क्या आप भी सोचते हैं कि भैया जरा संभल के बोले, कहीं अमित शाह का आदमी हो या योगी का? ये क्या उस वक्त एक मन में शंका रहती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरह से वफादारियों में बटा हुआ है, एक योगी का खेमा, एक अमित शाह का खेमा, क्या आपको इसका असर दिखता है? और गवर्नेंस पे भी असर दिख रहा है, शासन पे भी दिख रहा है सर? और अगर मैं स्ट्रेट क्वेश्चन करूं, सीधा, क्या इस लड़ाई का, झगड़े का, इस बगावत का, या तलवारें जो खिंची हुई हैं, इसका असर डॉक्टर साहब 2024 के चुनाव पर आपको दिख रहा है? ये धुआं वहां भी दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब और जो ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, पता करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस भाषा में बात करें। और जो छोटे मोटे अधिकारी हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, वो बेचारे क्या बात करेंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है कि किस अधिकारी से आप किस लहजे में बात करें, कि कौन अमित शाह के खेमे का है, कौन योगी जी के खेमे का है। क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, या पंकज चौधरी हैं, ब्रिजेश पाठक हैं, और भी कई इस तरह के दावेदार हैं, क्या इस तरह की दावेदारियां आपको दिखती हैं? जब आप लखनऊ में सत्ता के गलियारे में रहते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य का खेमा उनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहता है, या पंकज चौधरी की तरफ से, या बाकी क्या इस तरह की कशमकश है वहां पर? योगी की कुर्सी खींचने के लिए लोग बेताब हैं, और ऐसे लोग जिनको पीछे से सहारा दिया जा रहा हो दिल्ली से कि चलो तुम आगे बढ़ो, उतारो इनको कुर्सी से, ऐसा लगता है? दीपक जी, आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में कुछ लोगों को केवल वेट कराया था। सुना तो ये भी जाता है कि नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अमित शाह को थोड़ा उन्होंने वेट करा दिया था। तो चुन चुन करके किनारे लगाया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि जो सबसे खास उनके प्रशासनिक अधिकारी, जिनको बीआरएस दे करके भेजा गया उत्तर प्रदेश, अरविंद शर्मा, 6 महीने तक योगी जी ने मुलाकात नहीं की। बंगला और नहीं थी। मोदी जी दोस्ती बहुत अच्छी निभाते हो ना निभाते हो, लेकिन दुश्मनी बहुत अच्छी निभाते हैं। क्या बात, क्या इसीलिए बात। ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य मोदी जी से मिल चुके हैं, अमित शाह के आसपास चले खेमे जाते के, हैं। जी। तो वो नहीं दिख डॉक्टर रहा है कि साहब, कहीं परिवर्तन ना हो जाए। परिवर्तन ना हो जाए, नहीं ठीक है, वो 24 से पहले होता है या 24 में करते हैं, 2024 में। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि एक प्रेशर योगी आदित्यनाथ पर है, और खासकर जब से रमन सिंह को मौका नहीं दिया, उनको स्पीकर बना दिया, शिवराज को नहीं दिया मौका, किनारे कर दिया, इतनी बड़ी जीत लेके वो आए थे, और यही हाल वसुंधरा का रहा, तो तब से योगी थोड़ा प्रेशर में। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूँ, जिस तरह से ये यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, और बनारस से शुरू हुई है, फिर 20 तारीख से शायद सहारनपुर से शुरू होगी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, और भी बाकी पार्टियां उसमें जितनी इंडिया अलायंस की वो भी आएगी। और उसके बाद राहुल गांधी जो है अगले महीने कुछ ही दिन बाद जनवरी में नॉर्थ ईस्ट से भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये यात्रा जब उत्तर प्रदेश में होगी, और साथ में अखिलेश होंगे, जयंत चौधरी होंगे, और नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं, तेजस्वी शामिल हो सकते हैं, सारी पार्टी इंडिया अलायंस की, वो सब जब साथ में होंगी, और इधर भाजपा के भीतर ये जो संग्राम चल रहा है, तो एक तरफ बीजेपी में झगड़ा चल रहा है और दूसरी तरफ ये यात्रा चल रही है,
आपको लगता है कि इस बार अगर ये यात्रा कामयाब होती है, अखिलेश में एक बेटर ट्यूनिंग होती है, अखिलेश मेहनत करते हैं, क्या 25-30 सीटें मोदी जी की कम हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 14 और 19 में तो मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, 24 में क्या लग रहा है आपको? देखिए दीपक जी, उत्तर प्रदेश के बारे में और जो हम लोगों ने चर्चा की, इतने सारे नेता हैं, दरअसल वो जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा दुखदाई है, ज्यादा दर्दनाक है। जी और एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा होगी जिसमें आपने कहा जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, अखिलेश भी हो सकते हैं, राहुल गांधी लीड कर रहे होंगे। तो दूसरी तरफ वो लीडरशिप होगी जिसको यही नहीं पता है कि कल क्या होगा। योगी जी 2024 के बाद रहेंगे या 2024 के पहले ही गोरखपुर में उनको बिठा दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे? या शिवराज सिंह चौहान क्या वो जो कह रहे थे कि 29 में से 29 सीटें हम देंगे मोदी जी को, या वसुंधरा राजे 25 सीटें क्या राजस्थान से वो देंगी? तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, सवाल तो उन राज्यों का है जहां से मोदी जी ने क्लीन स्वीप किया था। और उत्तर प्रदेश की 62+2 माने 64 सीटों पर एक बड़ी विक्ट्री हासिल की थी बीजेपी ने, और वो इस बार 40 के करीब अगर पहुंच जाए, माने इस भारत जोड़ो यात्रा के बेहतरीन कॉम्बिनेशन जी के साथ, तो आप ये समझिएगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गेन कर लिया है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि योगी जी किस आधार पर, जहां ओम जी माथुर जैसे व्यक्ति को आपने झुंझुना पकड़ा दिया, क्या जिसने इतनी मेहनत की जी और उसको आपने, राजस्थान में नाम भी चला लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने ना। मुख्यमंत्री कौन नहीं बना? पहली नहीं बार के विधायक भजनलाल नहीं, वो तो शर्मा। आप क्यों बने? काबिलियत क्या कि अमित शाह के व्यक्ति। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मोदी जी के साथ रोने वाले लोग ज्यादा हैं, हंसने वाले कम हैं। मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं एक बड़े सवाल पर आ रहा हूं कि जो सूचना हमें मिल रही है कि खड़गे साहब जो हैं, दलित फेस आज की तारीख में इंडिया अलायंस के, ये शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगीना से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और अखिलेश को भी बताया गया है। इसी तरह से राहुल गांधी भी वायनाड और अब अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। स्मृति ईरानी की हालत बहुत खराब है, उनको लग रहा है कि क्या करें, सीट बदले नहीं बदले, अब कह भी नहीं सकती स्मृति ईरानी मोदी से। नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, और जयंत चौधरी तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये सारे लोग जब चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, आपको लगता है, लास्ट क्वेश्चन, कि वाकई बीजेपी के लिए एक मुश्किल होगी? क्योंकि योगी पर भरोसा नहीं है और योगी को आप हटा भी नहीं सकते, और साथ में ये जो पूरा की पूरी चौकड़ी आ रही है, या यूं कहूं कि सारे बड़े बड़े महारथी उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं। आपको क्या सिनेरियो लग रहा है कि बीजेपी 60 पे रहेगी, 60+, 70+, या आप उसको 50+ पे देखते हैं? फाइनल क्वेश्चन। नहीं, मुझे लगता है ये 50 के नीचे होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी जो जाति है वो 6 से 7% कम से कम। और फिर अखिलेश यादव का अपना वोटर है, मैं केवल यादव को ही जोड़ लूंगी तो 8 से 9 बल्कि 10% तक यही हो गया। इसके अलावा खड़गे साहब 21.5% दलित। नगीना से अगर वो चुनाव लड़ते हैं जहां मायावती और पूरा बीएसपी का गढ़ रहा, वहां से अगर वो जी चुनाव लड़ते हैं तो ऑब्वियस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटो मतदाता, और उसकी जो पहुंच होगी वो तो बुंदेलखंड के दलित मतदाताओं तक भी होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा, और जयंत चौधरी माने जाट मतदाता, वो बड़ा खेल कर सकता है उत्तर प्रदेश में। फिर बचेगा क्या? आप अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा के साथ जो किया अभी आपने, वहां एक अति पिछड़ा को हटा करके मध्य प्रदेश में और यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। ये अगर इशू उठता है कांग्रेस के जरिए, तो ये, और मैं सपा को नहीं समझता हूं, इस कांग्रेस को ये इशू उठाना पड़ेगा, अति पिछड़ा वाला कार्ड उसको खेलना पड़ेगा। अगर ये जी सवाल उठ गया तो फिर दीपक जी 50 तो आप बहुत कह रहे हैं, बहुत। मैं कह रहा हूं कि वो 40 तक सिमट जाएंगे, जो मुझे दिखता है उत्तर प्रदेश में, जी क्योंकि 40 समीकरण तक नहीं है सिमट। फिर। नहीं, अगर ये बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही है, क्योंकि आप लगातार एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह पल पल पर की खबर आप रखते हैं उत्तर प्रदेश की, खासकर जातीय समीकरणों की, कौन सीट पे कौन लड़ रहा है। ये अगर आप कह रहे हैं कि अगर 40 तक पर भी आ सकती, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी रही इंडिया अलायंस की, खड़गे लड़ते हैं, नीतीश कुमार लड़ते हैं, जयंत लड़ते हैं, राहुल गांधी लड़ते हैं, प्रियंका भी उतर जाती है मैदान में, अखिलेश तो लड़ेंगे, डिम्पल भी लड़ेंगे, अगर इस तरह के हैवी वेट्स, अगर ये
मैदान में उत्तर प्रदेश के उतरते हैं और उधर बीजेपी में जो झगड़ा है और बढ़ता है, जो जिसके संकेत आपने दिए, तो अगर ये 50 के नीचे डॉक्टर साहब जा रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी, तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए शुभ लक्षण नहीं है, क्योंकि 30 सीटों का सीधा नुकसान, मुझे लगता है इसकी भरपाई मुझे कहीं से नहीं दिख रही, क्योंकि बिहार में गेम फंसा है, पश्चिम बंगाल में गेम फंसा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, 4 राज्यों में तो गेम फंसा ही हुआ है। तो बहरहाल देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो आपने आज आंकड़ा दिया 40 का आंकड़ा अगर आपने दिया है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है और ये बड़ी खबर है। बहरहाल समय हो रहा है और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि डॉक्टर साहब खबरें आपके पास रहती हैं और खबरों का रहना, उसको खुलकर कहना कैमरे पर, ये और भी बड़ी बात है, और इसलिए सलाम है आपको और दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए प्रोग्राम पर, आपने अपनी बात रखी, थैंक यू सो मच।